नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के दो बहुत ही कह सकते हैं अहम उपन्यासों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक है धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, जी। जो बहुत लोकप्रिय रहा। और दूसरा है कांता भारती का रेत की मछली। हमारे पास इन पर कुछ निबंध है, जी। जो खास तौर पे रेत की मछली का विश्लेषण करते हैं। और गुनाहों का देवता से उसकी तुलना भी करते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि इन दोनों रचनाओं में क्या खास है, इनका आपसी रिश्ता क्या है, साहित्यिक महत्व क्या है। मतलब, क्या ये एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं हम्म। या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं? हम्म। आइए देखते हैं। तो चलिए रेत की मछली से शुरू करते हैं। लेखिका कांता भारती धर्मवीर भारती की पहली पत्नी थी। हाँ, और स्रोत इसे काफी हद तक आत्मकथात्मक मानते हैं। इसमें एक स्त्री के जीवन की पीड़ा है, विवाह में जो विश्वासघात होता है। और मानसिक शोषण उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण है इसमें। और ये शीर्षक भी बड़ा दिलचस्प है, रेत की मछली। स्रोत बताते हैं कि ये एक प्रतीक है। कैसा प्रतीक? जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, वैसे ही प्रेम और विश्वास के बिना एक स्त्री का अस्तित्व, वो रेत पर तड़पते मछली जैसा हो जाता है। मतलब असंभव। गहरा प्रतीक है। कहानी की बात करें तो नायिका है कुंतल, वो अपने पिता की मर्जी के खिलाफ। हाँ, एक लेखक है शोभन, उससे प्रेम विवाह करती है। शुरुआत तो अच्छी होती है, प्यार भरी। लेकिन फिर लेकिन जल्द ही शोभन का जो असली चेहरा है, उसका स्वार्थ, उसका दोहरापन, वो सामने आने लगता है। और फिर कहानी में मीनल नाम की एक और स्त्री आती है। अच्छा, तो फिर टकराव बढ़ता होगा। टकराव तो होता ही है, लेकिन शोभन का तरीका देखिए। स्रोत बताते हैं कि वो कुंतल को ही दोषी ठहराने लगता है, उसे मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश करता है। ताकि मीनल्स से अपने रिश्ते पर पर्दा डाल सके। बिल्कुल, वो कुंतल को भावनात्मक रूप से तोड़ देता है। उसका अपना घर, उसका विवाह एक कैद बन जाता है उसके लिए। ये तो बहुत पीड़ादायक है। अच्छा, भाषा शैली कैसी है उपन्यास की? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि भाषा बहुत सीधी है, सरल है, लेकिन उतनी ही असरदार, दिल को छूने वाली, कोई बनावट नहीं। पीड़ा का सच्चा बयान मतलब। हाँ, एकदम खरा बयान। विषय साफ है, शादी में धोखा और एक औरत की अपनी पहचान, अपनी अस्मिता बचाने की लड़ाई। कुंतल की त्रासदी यही है कि उसने प्रेम और विश्वास पर भरोसा किया और वही टूट गया। पति का छल सामने आया। और जैसा हमने कहा, क्योंकि इसे लेखिका के अपने जीवन से जोड़कर देखा जाता है, तो वो दर्द बहुत असली लगता है। हाँ, ये बात तो है। अब जरा गुनाहों का देवता को याद कर लें संक्षेप में। जरूर। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास तो जैसे एक मील का पत्थर है, चंदर और सुधा की कहानी। अधूरी प्रेम कहानी। हाँ, बिल्कुल। समाज की मर्यादाएं, बंधन, उनके प्यार के बीच दीवार बन जाते हैं। सुधा की शादी कहीं और हो जाती है। और चंदर उस अधूरेपन, उस टीस के साथ जीता है। हाँ, इसमें प्रेम की एक पवित्रता है, त्याग है, एक आदर्शवाद है। हाँ, और उसकी काव्यात्मक भाषा, वो भावुकता, उसने तो पीढ़ियों को प्रभावित किया है। सही कहा। अब अगर दोनों को आमने सामने रखें तो आमतौर पर क्या माना जाता है? आम धारणा तो यही है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, कि रेत की मछली एक तरह से गुनाहों का देवता का जवाब है, उसका प्रतिवाद। मतलब एक आदर्श प्रेम दिखा रहा है तो दूसरा रिश्ते की कड़वी सच्चाई। हाँ, आदर्श बनाम यथार्थ, ये एक सीधी सी व्याख्या है। लेकिन स्रोत हमें थोड़ा और गहराई में जाने को कहते हैं। अच्छा, वो क्या? वो ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये सच में सिर्फ विरोधी हैं, या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिलचस्प। मतलब गुनाहों का देवता का आदर्शवाद और रेत की मछली का यथार्थवाद, क्या ये एक दूसरे को काटते ही हैं या फिर मिलकर कोई बड़ी तस्वीर बनाते हैं। एक पुरुष के नजरिए से प्रेम का अधूरापन और त्याग दिखता है, और रेत की मछली में? एक स्त्री के नजरिए से विवाह के भीतर का छल, विश्वासघात और अस्तित्व का संकट। बिल्कुल। और पात्रों को भी देखिए, कहाँ सुधा की वो कोमलता, वो त्याग, और कहाँ कुंतल का विद्रोह, उसकी पीड़ा। और चंद्र की संवेदनशीलता। हम्म। और दूसरी तरफ शोभन की क्रूरता, उसका आत्मकेंद्रित होना। हाँ, तो स्रोत ये इशारा करते हैं कि ये विरोधी होने के बजाय शायद पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे? शायद एक कहानी जहां खत्म होती है प्रेम की सीमाओं पर, दूसरी वहां से शुरू होती है विवाह की असलियत में। तो मतलब निष्कर्ष ये हुआ कि रेत की मछली सिर्फ गुनाहों का देवता को नकारती नहीं है, हाँ, बल्कि उसके साथ मिलकर प्रेम और विवाह की एक ज्यादा जटिल,
एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। एक में अधूरे प्रेम की त्रासदी है तो दूसरे में एक तथाकथित सफल विवाह के अंदर का खोखलापन और विश्वासघात। बिल्कुल सही। दोनों मिलकर हमें मानवीय रिश्तों के दो छोर दिखाते हैं, एक आदर्श और त्याग वाला, दूसरा छल और पीड़ा वाला। रेत की मछली को हम स्त्री के अनुभव और उसके विद्रोह की एक मजबूत आवाज कह सकते हैं। निश्चित रूप से। और गुनाहों का देवता के संदर्भ में देखें तो दोनों का महत्व और भी गहरा हो जाता है। वो एक दूसरे के लिए जैसे आईने का काम करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए रेत की मछली और गुनाहों का देवता के विश्लेषण को समझा। हाँ, उनके विषय, पात्र, नजरिए के फर्क को देखा और ये भी महसूस किया कि कैसे ये दो अलग लगने वाले उपन्यास असल में मानवीय रिश्तों की जो उलझी हुई सच्चाई है, उसके दो अहम पहलू दिखाते हुए एक दूसरे को पूरा करते हैं। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है हाँ, क्या? कि साहित्य में रिश्तों का कौन सा चित्रण ज्यादा मायने रखता है? वो जो आदर्श दिखाता है, ऊंचा उठाता है, या वो जो यथार्थ का कड़वा सच दिखाता है? या फिर हमारी समझ को पूरा करने के लिए दोनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी हैं? बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है।